नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सज्जन सिंह वर्मा। वर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा कि संसद में बलात्कारी, लुटेरे और हत्यारे हैं। आप भी सांसद हैं, आप इन तीनों में से क्या है या तीनों हैं? ईश्वर की कृपा है कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम सज्जन रखा, तो उस नाम को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब केजरीवाल मुझे जो भी समझ लें इनमें से, पर मैं एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। और मैं थोड़ी सी लंबी व्याख्या करना चाहता हूँ। जी जरूर। जो श्री केजरीवाल जी ने कही है, मुझे इस पे कहीं प्रकाश जी बुरा नहीं लगा कि संसद में लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी बैठते हैं। कुछ लोग हैं, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, तमाम तरह के दल के लोग उसमें आके बैठते हैं, ठीक है, मुझे उस पर बुरा नहीं लगा। मुझे जो असली बुरा लगा कि एक व्यक्ति पता नहीं कहां से उठ के आता है और सांसद को बके गाली, मैं कुछ नहीं बोल रहा, संसद को बोलता है। इसमें नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों ने बैठ के इस देश की रीति नीति बनाई है और आधारशिला इस देश की रखी है, आज उस पर देश चल रहा है। उस संसद को उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अब लगने लगा है कि इस देश की संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। अरे कहां से उठ के आ गए भाई? इस देश में कानून बनाने वाली, देश को चलाने वाली संसद, जिसकी गरिमा है, संवैधानिक संस्था है संसद, उसके खिलाफ इस तरह बोलने का अधिकार शायद किसी को भी नहीं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कोई है तो हमारी संसद है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, एक से बढ़कर एक सांसद रहे। बहुत विद्वान में इंदौर की बात करें, इंदौर से सांसद रहने वालों में प्रकाशन सेठी रहे, कल्याण जैन रहे, सुमित्रा ताई हमारी आदरणीय नेता बहुत अरसे से, कल्याण जैन साहब हैं ही। इनमें से भी किसी पर है क्या कोई ऐसा आरोप, हत्यारे, लुटेरे या बलात्कारी? बिल्कुल, ये तीनों ही अच्छे लोग, प्रकाश चंद्र सेठी जी जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का नेतृत्व किया, तमाम सारे पद संभाले। कल्याण जैन एक बहुत ही सुलझे हुए विचारक मैं उन्हें मानता हूँ। सुमित्रा ताई हमारी एक अच्छी महिला सांसद हैं। तो अब केजरीवाल और अन्ना हजारे की टीम निर्णय करे, इंदौर आके निर्णय कर दे कि इतने सांसद रहे, इनमें कौन हत्यारा, कौन बलात्कारी और कौन अपराधी है। आपने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा जी, जिस बारे में टीम अन्ना के लोग आपके खिलाफ हो गए, आपके घर आके धरना देने लगे जी। तो ये क्या लोकतांत्रिक मर्यादा है? मैंने प्रकाश जी वही कहा कि पता नहीं कहाँ का ईट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। इन लोगों को शायद टीवी चैनलों ने हीरो सा बना दिया, विलेन है, इस देश के हीरो हैं। मैं तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, देश की जनता करेगी। इनको चस्का लग गया मीडिया में, लाइमलाइट में बने रहने का। अब मेरा भी संवैधानिक अधिकार है, मैं सांसद हूँ, मैं जिस लोकतांत्रिक संस्था में संविधान के अनुसार सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है उसमें बैठता हूँ, तो यदि उस संस्था के बारे में कोई असंवैधानिक बात करता है तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार मेरा भी है। और मैंने केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो इसमें मैंने एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन का रोल अदा किया है कि भविष्य में कोई व्यक्ति संवैधानिक संस्था को इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे। मेरे घर पे महेंद्र गांधी जी आके धरना दिए, 10-12 लोग आए थे जी। हमारे यहाँ तो 500-700 लोगों की भीड़ थी, हमने सबको शांत किया। मैंने हमारे यहाँ मेहमान की तरह आए श्री महेंद्र गांधी जी और 10-12 लोग, हमने उनको चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया, उनको फूलों की कलियां देकर उनका स्वागत करके भाई बैठाया, टेंट भी लगाया उनके लिए धूप ना लगे। और हमने कहा कि आप शास्त्रार्थ कर लो भाई, क्यों आप हमसे केजरीवाल जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की वापसी की बात कर रहे हैं, आप तर्क दीजिए, मैं तर्क देता हूँ। मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाया वो, क्योंकि मैं संवैधानिक रूप से मजबूत था और मैंने अपनी बात वजनदारी से रखी लोकसभा में हमारे स्पीकर के सामने। कितनी देर बैठे वो लोग आपके घर के सामने? मैं समझता हूँ कि 20-1 मिनट में सारी बात हो गई। 20-1 मिनट में जो भी फिर वो चूंकि मेरी बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पाया तो उनको वहां से उठ के जाना ही ठीक लगा। और बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जैसा नाम है सज्जन,
वैसे ही मैंने उनका स्वागत सज्जनता से किया। वो खुद भी इस बात को कभी आप उनसे पूछोगे तो आपको लगता है उन्होंने प्रचार पाने के लिए किया है? क्योंकि संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखना ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करना हर एक नागरिक का, जो इस देश का नागरिक, उसका कर्तव्य है। बिल्कुल संसद की मर्यादा बनी रहे, आपका ही दायित्व नहीं, सबका दायित्व। सारे जो सांसद बैठे उनका भी दायित्व, आम नागरिकों का भी दायित्व है कि वो संसद की मर्यादा पर कोई आंच न आने दे। बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति आता संसद पर गाली देता, संसदों को पर आरोप लगाने लगता है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या है, ये बड़े इस देश के ये 4-6 लोग, बड़े वो शब्द बिच्छू कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़े एनजीओ चलाते, बड़े बड़े, ये देश की नब्ज को भांपते हैं कि इस समय देश में क्या चल रहा है, किस बात से प्रहार किया जाए तो हम लाइमलाइट में आए। इन्होंने ऐसा मौका देखा प्रकाश जी, मैं आपको ईमानदारी बताऊं, मेरे पास सारे अखबार पढ़े हैं जो राष्ट्रीय चैनलों पे, टीवी चैनलों पे जो प्रसारण हुआ है। चीन की सेनाएं उस समय हमारे देश की बॉर्डर पे फैल चुकी थी, हमारे देश को कमजोर करना चाहती थी। तमाम चैनलों में दिखाया गया, फ्रंट पेज, 2-1 अखबारों के फ्रंट पेज पे पूरा पेज छपा। उस समय इन लोगों ने देश में आंतरिक कलह फैलाने की कोशिश की। इन्होंने समझ लिया कि देश इस समय बाहरी ताकतों से लड़ने में बिजी, तो हम इन लोगों पर हमला करें। तो उन्होंने ऐसा वक्त चुना कि, और मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से प्रचार प्रसार भी पाना, और इन्होंने नेताओं का वो देखा होगा आभा मंडल, तो इनको भी लगा कि क्यों ना हम भी करें, पैसा तो खूब कमा लिया हमने एनजीओ बन के और दूसरे तरीकों से, तो हम भी क्यों ना इस तरह की बातों में आगे आए कि देश हमें जाने। इसलिए प्रचार पाने के लिए मैं तो कहूँगा, देखिए एक बात प्रकाश जी मैं कहना चाहता हूँ, सज्जन वर्मा से लेके संसद में बैठा हर पार्लियामेंटेरियन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। काला धन हमारे देश का जो विदेश में गया वापिस आए, इस बात का हिमायती है। हम इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रहे हैं, जो लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे हम उनके साथ कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। लेकिन तरीका आपका तानाशाहपूर्ण नहीं होना चाहिए। एक नागरिक का जो कर्तव्य है उस ढंग से आप आएंगे, आप 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलेंगे। आपने ये भी कहा कि जो लोग वोट नहीं देते वो संसद पर तंज कसते हैं, फिकरा कसते हैं, जिनका नारा पढ़ाने का नारा नहीं समझता, नारा बाहर है, वो संसद पर आरोप लगाते हैं। मैंने कहा था प्रकाश जी एक जगह कि यदि सज्जन वर्मा एक इस देश का समझदार नागरिक है, वोट की अधिकार की महत्व को समझता है, उसके वोट की महत्ता को समझता है, तो मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि मेरा और मेरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। उसके बाद में देश में प्रचार पे निकलूं कि हर नागरिक को कर्तव्य समझ के वोट डालना चाहिए। माननीय केजरीवाल जी ने अपना घर देखा नहीं, उनका वोटर लिस्ट में उनके परिवार का नाम ही नहीं, और वो देश की यात्रा पे निकल गए वोटरों को बोलने के लिए कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करिए। अब ये किस तरह के लोग हैं, चूक रहे हैं। जिस दिन मतदान उसी दिन वो सुबह से निकले, और जब अखबारों में वो मैंने हवाई अड्डे से लौट कर आए। प्रकाश जी, वो तो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने मजबूर किया, तब आए जब सारे चैनलों पे दिखने लग गया था कि केजरीवाल जी अपने मताधिकार का उपयोग किए बिना कहाँ चंडीगढ़ या कहाँ जा रहे थे, वो कहीं तो भी यात्रा में जा रहे थे। बोले बड़ा भारी प्रोग्राम है मेरा, मैं वहां जा रहा हूँ। तो जब मीडिया ने वो लाइन दिखाना चालू करी कि केजरीवाल बिना मताधिकार का उपयोग किए यात्रा में जा रहे, तब रास्ते में उन्हें उनके लोगों ने फोन किया कि भाई सब गड़बड़ हो रही है, जिस मुहिम पे तुम निकले हो तुम उसी में फेल हो रहे हो। तो पलट के वो आए वोट डालने के लिए, तब पता चला कि उनका वोटर लिस्ट में उनके परिवार का नाम ही नहीं। अब ये स्थिति है, तो कैसे अंदाज लगाए कि जो लोग धरातल को, जमीनी हकीकत को नहीं जानते, वो बड़ी बात कर रहे हैं सब। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने सत्यव्रत चतुर्वेदी को भेजा जी, जबकि वो दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि सत्यव्रत चतुर्वेदी जाएं। तो इसका मतलब क्या ये होगा कि दिग्विजय सिंह का पावर खत्म हो गया? नहीं प्रकाश जी, ऐसा नहीं है। एक दिग्विजय सिंह का निर्णय या सज्जन वर्मा का निर्णय कांग्रेस में नहीं चलता है, यहाँ हाईकमान का निर्णय चलता है, और हमारा हाईकमान थोपे हुए निर्णय कभी भी मान्य नहीं करता।
उनके खुद के स्रोत हैं, उन स्रोतों के अनुसार वो लोगों का चयन करते हैं कि राज्यसभा के योग्य कौन है, उसका भी परीक्षण करते हैं कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के बारे में सलाह दी। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह जी की सलाह हाईकमान को ठीक न लगी हो, उन्होंने अपने स्रोतों से जिसके बारे में ठीक पाया उसका निर्णय लिया। क्या यूपी के फ्लॉप शो के बाद फिर दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी जाएगी मध्य प्रदेश की? प्रकाश जी, मैंने पहले ही निवेदन किया कि हाईकमान को इस तरह के उच्च स्तरीय निर्णय लेने का अधिकार है, पर मैं समझता हूं कि श्री दिग्विजय सिंह जी अब मध्य प्रदेश में शायद आना नहीं चाहते। उनका कद दिल्ली में जाके काफी बड़ा हो गया है, तो उस बड़े हुए कद को यहाँ लाके छोटा करना नहीं चाहेंगे। मैं अपनी बुद्धि से जो उनको समझ पाए। अखबारों के गॉसिप कॉलम में छप रहा है कि 4 या 5 राज्यों में कांग्रेस का नेतृत्व बदल सकता है। जी जी, आपको भी एक दावेदार बता रहे हैं अखबार वाले कि आप राज्य की राजनीति में आएंगे, दिल्ली की राजनीति छोड़कर भोपाल की राजनीति करेंगे, ऐसी संभावना है क्या? प्रकाश जी, भूरिया जी भी दिल्ली से यहाँ भेजे गए हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री थे कांतिलाल जी भूरिया, और हाईकमान ने जब समझा कि कांतिलाल जी भूरिया ठीक संभाल सकते हैं प्रदेश, तब उन्हें दिल्ली की राजनीति छोड़ के मध्य प्रदेश भेजा गया। मैंने भी कुछ अखबारों में पढ़ा है कि 5-6 राज्यों में कुछ नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है। पर प्रकाश जी, मेरा ये कहना है कि अखबार अपने स्रोतों से कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ छापते रहते हैं, पर मुझे इसमें कोई सत्यता लगती नहीं, और कभी सत्यता है भी तो जब भी हाईकमान निर्णय लेगा इस तरह के नेतृत्व परिवर्तन की, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लेगा। परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे, और अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सुगबुगाहट है। वो किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं होगा फैसला। अब जितने वक्त सज्जन वर्मा को विधानसभा संभालने का मौका मिला, विधायक बनने का, कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला, तब तक सज्जन वर्मा ने मध्य प्रदेश विधानसभा से लोगों की सेवा की। आज संसद बन गया तो संसद में बैठ के सेवा कर रहे हैं। कल बोल दिया जाएगा संसद का चुनाव मत लड़ो, दूसरा चुनाव लड़ो। तो इसमें कद घटने बढ़ने की बात भी नहीं होती, और किसी को ऊंचा या नीचा करने की बात भी मैं नहीं समझता। तो यदि एक सच्चा कांग्रेसी है तो हाईकमान जो निर्णय लेता है उसे सिरोधारी करके मैदान में कूद जाना चाहिए। आपने एक बयान दिया था कि आपको फोन पर धमकियां मिल रही हैं। जी। तो किसकी हिम्मत है कि आपको धमकी दे? नहीं, मुझे विदेश से कॉल आए हैं। यदि मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलाई है तो विदेश तक से कॉल आए हैं, और धमकाया गया मुझे कि केजरीवाल जी के खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन का नोटिस वापस ले लीजिए, और नहीं तो हम ये कर देंगे, टपका देंगे जैसा शब्द भी। मेरा बेटा तो हिंदुस्तान आ गया तो हम भी देख लेंगे, ये शब्द मैंने भी कहे। अच्छा, आपने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई? मैंने नहीं लिखा है, मैं निपटेंगे यार। पुलिस बेचारी कई मसलों में यूं उलझी है। पूरे यहाँ मध्य प्रदेश में कई वो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उनको पकड़ नहीं पा रही। आज अखबार में छपा प्रकाश जी कि इंदौर और जबलपुर छिंदवाड़ा ये टॉप शीर्ष पे है सामूहिक बलात्कार में। तो पुलिस उनका काम कर रही है, अपनी फौज। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीनों के 121 दिनों में 105 गैंग रेप के मामले। बिल्कुल, मतलब शीर्ष पे आ गया। उमाशंकर गुप्ता गृह मंत्री ने विधानसभा में बताया। बिल्कुल, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई भाजपा का नेता या कोई दूसरा नेता या कोई अन्य संस्था। जब एक प्रदेश का गृह मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि इतने कम दिनों में 105 गैंग रेप, कितने सारे गैंग रेप हुए हैं, तो मैं इसलिए मैंने भी रिपोर्ट नहीं की। जब हमारी पुलिस हत्याओं और बलात्कारों में उलझी है, तो मेरी तो खुद की फौज इतनी मजबूत है कि कोई भी आएगा तो हम निपटने में सक्षम। कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक भोपाल में हुई शनिवार को, उसमें कई बड़े बड़े दिग्गज नहीं आए। क्या कारण हो सकता है? क्या बायकॉट कर दिया उन्होंने, या गुटबाजी चरम पर है? क्या हो सकता है? प्रकाश जी, असल में दिल्ली में मैं अभी कई चैनलों पे देख रहा था, मैंने एक दूसरे के विरोध भी अपना दर्ज कराया। कल 25 तारीख को श्री अन्ना हजारे जी का वो है अनशन पे बैठ रहे हैं, पर मीडिया उसे हाईलाइट कर रहा है कि लोकपाल बिल नहीं आने के खिलाफ बैठ रहा है, जबकि आप अन्ना हजारे जी को टेलीफोन लगा के पूछ ले तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं नरेंद्र कुमार जो आईपीएस अधिकारी मुरैना में पोस्टेड थे,
उनकी जघन्य हत्या की गई। उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली में 1 दिवसीय अनशन पे बैठ रहा हूं। तो मीडिया कह रहा है कि लोकपाल बिल के खिलाफ बैठ रहा है, वो बेचारा बाबा कह रहा है अन्ना हजारे की मैं मुरैना के आईपीएस अधिकारी के लिए बैठ रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारे आदरणीय नेता इस बैठक में नहीं आए, हो सकता है कुछ विषम परिस्थितियां दिल्ली में निर्मित हुई हो और कोई आवश्यक बैठक वहां पे इस संदर्भ में, अन्ना हजारे साहब के संदर्भ में, लोकपाल बिल के संदर्भ में हो रही है, इसलिए नहीं आया। मैं नहीं समझता कि कोई अन्य कारण है। ये बड़ी चर्चाएं हैं कि राजनीति में आप नई भूमिका में आने वाले, तो क्या नई भूमिका आपकी होगी? मैं प्रकाश जी, में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके आज तक सन 1977 में सज्जन वर्मा इंदौर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए थे। वो यात्रा चलते चलते कई बार एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर प्रदेश में, सांसद बन गए। तो मेरी अपनी वेशभूषा, मेरे अपने कर्तव्य, मेरे काम करने का तरीका सन 1977 से लेके आज तक वही है। अब उस चेहरे पे हाईकमान कोई और आवरण चढ़ाना चाहता है तो वो जो जवाबदारी मिलेगी बहुत ईमानदारी से निभाएंगे। समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। आप तो दिल्ली में रहते हैं, पूरा समय आप दिल्ली में रहते हैं, जब भी संसद से छुट्टी मिलती है तभी आप आते हैं अपने क्षेत्र में और इंदौर। तो क्या माहौल लगता है, क्या ऐसा लगता है आपको? एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं, एक नागरिक के तौर पर, एक राजनीति के कार्यकर्ता के तौर पर पूछ रहा हूँ। ये प्रकाश जी, मैं भाजपाइयों को समझाना चाहता हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं ना, बड़े बड़े नेता जो अभी कल भी चैनलों पे आ रहे थे कि देखिए लोकपाल बिल को राज्यसभा में बहुमत कांग्रेस नहीं दिलवा रही है। हमारा बहुमत लोकसभा में था, हमने वहां लोकपाल बिल पारित करा दिया। राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, हम वहां पे नहीं करा पाए। अब उस पे भाजपाई बोलते हैं कि देखिए साहब प्रयास नहीं कर रही है कांग्रेस, जबकि कल सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी जी। उसमें कोशिश की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि सारे दल मान के राज्यसभा में लोकपाल बिल पास कर दे। तो जो मुलायम सिंह जी की बात आपने उससे पूछी, ये उसी का संदर्भ है कि हम गठबंधन की सरकार में जी रहे हैं। अब चाहे ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, जो भी हो, अब कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के विकास के लिए थोड़ा बहुत केंद्र सरकार पे दबाव डालते हैं। इस तरह का तो ये बेईमानी नहीं है, ये सब विकास की बात है। और उत्तर प्रदेश का विकास इन बातों से हो जाए कि मध्यावधि चुनाव की संभावना है, केंद्र सरकार डर गए और पैकेज दे दे, तो केंद्र सरकार ने बड़ा पैकेज देना भी चाहिए। एक अच्छा नौजवान जीता है। आजकल तीर्थ यात्राओं का बड़ा दौर चल रहा है। पूरे उत्तराखंड के विधायक कभी ओंकारेश्वर जा रहे हैं, कभी महाकालेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। तो एकाएक ये क्या उत्तराखंड में कुछ होगा क्या? असल में क्या है, बिल्ली के भाग से छीका टूटे, हमारी मालवा की कहावत प्रकाश जी आप जानते हैं। तो भाजपाई बड़ी गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे हैं कि कहीं हरीश रावत बगावत कर दे उत्तराखंड में तो 2-4 एमएलए, कुछ वो जो 1% होता है दल बदलने का, वो परसेंटेज में कांग्रेस के लोग हमारे दल में आगे मिल जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाए। तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं। पुरुषार्थ पे इनको भरोसा ही नहीं भाजपाइयों को, पर ऐसा होगा नहीं। इसलिए ये नकली धार्मिक यात्राओं पे एक दूसरे से तो डरे हुए, एक दूसरे से कि एक इधर नहीं खिसक जाए कि ये कांग्रेस में न चले जाइए। चर्चाएं तो ये कि वो यहाँ के तोड़फोड़ करने के मूड में है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नए साल में जो नया साल शुरू हुआ है, कोई बड़ा भारी धमाका होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में धमाका कैसे होता है? उत्तराखंड में धमाका मतलब वही मैंने कहा, बिल्ली के भाग से छीका टूटे कि 8-10 एमएलए आ जाए कांग्रेस के टूट के। जो हरीश रावत जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री नहीं है। बीजेपी तो बड़ी नैतिकता वाली पार्टी है, ऐसी बात थोड़ी करेगी, थोड़ी सोचेंगे। अब बीजेपी घूम रही हुई जगह जगह, आप देख ही लो। यहाँ उनको खुद को कई अखबारों में छापा है कि खुद के विधायकों से डर है कि 2-4 टूट के उधर ना चले जाए मंत्री पद के लालच में, इसलिए उनको सबको एक साथ बांध के इधर उधर घुमा रहे हैं। अभी उत्तराखंड देहरादून में ले जा रहे। आपके चुनाव क्षेत्र में ज्यादातर इलाका ग्रामीण है, तो उस ग्रामीण इलाके में किसानों की हालत कैसी है? ग्रामीण किसानों की हालत बहुत खस्ता है। बहुत किसान इस समय बहुत बेबस और मजबूर मैं देखता हूँ, क्योंकि छला गया वो किसान
जब पिछले विधानसभा चुनाव के समय उससे यह वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शिवराज सिंह चौहान ने, कि आप हमारी सरकार फिर से बना दीजिए, हर किसान का 50,000 का कर्जा हम माफ करेंगे और जितनी बिजली उतना दाम लेंगे। तीसरा कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। ना 24 घंटे बिजली मिल रही है, ना जितने बिजली उतने दाम के वादे पूरे हो रहे हैं, ना 50,000 हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। एक वादा पूरा नहीं हुआ, ऊपर से ईश्वर ने मार कर दी, पाला पड़ा, फसल नष्ट हो गई, उसका मुआवजा भी प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं दे रही है और 1,80,000 किसानों को बिजली के बिल ना भरने पे जेल में डाल दिया। 1 रुपए का बिल और आप 25 रुपए बना के दे रहे हो, लूटने के काम। तो किसान इस समय मध्य प्रदेश का सबसे मजबूर, सबसे बेबस है, लेकिन आने वाले चुनाव में अपनी बेबसी का बदला वो भाजपा से जरूर लेगा। किसान बेबस हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, अधिकतर लोग दुखी हैं, टैक्स की मार है। इंदौर जैसे शहर में कपड़ा व्यापारी आंदोलन पे कर रहे हैं, शक्कर व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, केबल पर 20% टैक्स लाद दिया है, बिजली पर वेट लगाने की बात करी सरकार, लेकिन कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करती? ये असल में खुद के उस पर घिर रहे हैं बीजेपी के सरकार और इनके नेता। अभी कुछ नेता लोग इंदौर से तमाम सारे व्यापारी को पकड़ के मुख्यमंत्री के सामने ले गए। आज की अखबार की आप कतरने प्रकाश जी उठा के देख ले, मुख्यमंत्री जब उन्होंने ये कहा व्यापारियों ने कि भैया अभी वेट टैक्स लगा के जुल्म कर रहे हैं, आप भी इंतहा मत करिए, तो शिवराज सिंह जी चौहान का ये उत्तर था कि यदि मैं तुम पे वेट टैक्स नहीं लगाता तो तुम यहाँ तक आते कैसे? मैं तो तुमसे मिलना चाहता था वेट टैक्स के बहाने, मैं वेट टैक्स हटा दूंगा पर मेरी मुलाकात तुमसे हो जाए, क्योंकि अगले चुनाव में चंदा मुझे तुमसे ही लेना है। तो ये अखबारों में छपा, मैं नहीं बोल रहा। तो क्या इसमें कुछ तोड़ हुआ है? क्या तोड़ हो रहा है क्या? देखिए, भाषा में बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों की भावनाओं को समझ के निश्चित रूप से वेट टैक्स हटा लेना चाहिए, जो व्यापारियों की मांग है। यदि आपको चंदा वंदा चुनाव को लेना भी साल भर है और आपके तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ पे चंदा उगाते रहते हैं, वो अकेले चुनाव लड़। हमारी वेट के इंदौर में शक्कर और कपड़े के व्यापारियों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि 5% वेट केवल मध्य प्रदेश में लादा गया है और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की सरकार है, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने बजट भाषण में ये कहा कि मध्य प्रदेश के वेट से प्रेरणा लेकर मैं भी शक्कर और कपड़े पर वेट प्रस्तावित करता हूं और उन्होंने 1% वेट प्रस्तावित किया। तो एक तो मध्य प्रदेश की नकल की जा रही है, लेकिन वे भी नहीं चाहते कि वो 5% वेट लगाएं। तो ये क्या है? बिल्कुल आप देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, काम करने में बड़ा फर्क है। और रमन सिंह जी भी एक अच्छे किसानों के मुख्यमंत्री है हमारे तो कहते मैं किसान का बेटा हूँ, नर्मदा किनारे रहता हूँ। किसान के बेटे तो मुझे पता नहीं कभी हल चलाया हो, लेकिन नर्मदा किनारे जरूर रहते हैं, क्योंकि नर्मदा का जो दोहन इस समय शिवराज सिंह चौहान साहब और उनकी टीम कर रही है, अरबों रुपए की रेत नर्मदा की निकाल के 50 तक जाते हैं, एक आध की रॉयल्टी कटती है। वो जब उन्होंने शपथ ली थी तब कहा था कि मैं नर्मदा पुत्र हूँ। अरे जिस माँ के पुत्र बनते हो उसका शोषण और दोहन तो बंद कर दो, प्रदेश की जनता को माँ नर्मदा का लाभ लेने दो। वर्मा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी व्यस्तता में, इतने खराब स्वास्थ्य के बावजूद और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।